हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। तो लास्ट हम टॉपिक पढ़ रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस वगैरह निकाले थे। आज हम वही कॉन्टैक्ट फोर्स ही निकालेंगे, लेकिन अब उनके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने अलग कॉन्फ़िगरेशन माने थे। आज हम अलग कॉन्फ़िगरेशन, अलग शेप के लेके चलेंगे उनको, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वही है सेम, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस using free body diagram। फ्री बॉडी डायग्राम तो मेरे ख्याल से आपको फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से आगे होंगे, नहीं आए तो फिर से भी आप अच्छे से और देख सकते हैं। क्या देखो भाई, फर्स्ट ये वही एक फ्लोर है, मान लो फ्रिक्शनलेस है। एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है, एक ब्लॉक ये है जिसका मास मान लेते हैं m1 है। एक ब्लॉक और रख देते हैं जिनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, दोनों ब्लॉक एक दूसरे से बिल्कुल टच में है, ठीक है, बिल्कुल दूसरे की टच नहीं। इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं m2 और हम क्या करें, हम इन दोनों को एक फोर्स लगा के आगे ले जा रहे हैं, F फोर्स लगा रखे हैं। तो इसके अंदर फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक बात और ऐड कर देना, एंड एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एक्सेलरेशन यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम दोनों चीजें फाइंड करेंगे इसमें। तो जिधर फोर्स लग रहा है उसमें एक्सेलरेशन उधर ही होगा ना, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन है और कितना यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कहां लग रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ जहां दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में वहां लग रहा होगा। तो कहां है वो, कॉन्टैक्ट में यहाँ है। तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएंगे, ये इसको धक्का मारेगा आगे की साइड में, तो ये इसको अपोज करेगा आगे आने में। तो ये उनका कॉन्टैक्ट फोर्स है, हम उसको मान लेते हैं N। एक ही है तो N मान लेते हैं। तो कितना कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो फाइंड करेंगे, कितना एक्सेलरेशन है वो फाइंड करेंगे। अब कैसे, इनका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक एक करके स्टार्ट करें। पहले M1 लेके चलते हैं, फिर M2 लेके चलते हैं। तो पहले M1 को सेपरेट करो, तो ये हमारा M1 है भाई, M1 मास है, ठीक है। अब आप वर्टिकल फोर्स अगर दिखाना भी चाहो तो दिखा सकते हो, क्या कि भाई नीचे हो गया वेट, ऊपर हो गया नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ऊपर और नीचे तो इसका कोई मोशन ही नहीं है, इसका मोशन तो लीनियर में है। तो आपका ये फोर्स, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स तो हमेशा इक्वल रहेगा, क्योंकि इसकी सिस्टम इसके ऊपर नहीं है, इसके पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे इसका दिखाना भी चाहूं कि भाई ये हो गया mg और इस फ्लोर ने इसके ऊपर क्या लगाया है, रिएक्शन, ये रिएक्शन। तो यहाँ पे ये ना तो ऊपर जा रहा ब्लॉक ना नीचे जा रहा ब्लॉक, तो ये तो हमेशा इसके इक्वल होगा। आर मींस रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, तो ये तो हमेशा इसके इक्वल होगा, कभी बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ चाहे। तो जब ये पैरेलल में आ जाते हैं, ऐसे आ जाता है फ्लोर में, तो आपको ये वर्टिकल फोर्सेस दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ओनली इसके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाएं। तो देखो ये ब्लॉक हो गया M1 में, अब इस M1 पे इधर जो फोर्स लग रहा है इस साइड से, वो कितना फोर्स है, F फोर्स है। और इस M1 को ये M2 जाने से रोक रहा है, क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इधर लगा रहा है। कितना हो गया इसका ये N। और इस सिस्टम कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर है। अब इसमें लगा दो न्यूटन सेकंड लॉ। मैंने आपको समझाया था न्यूटन सेकंड लॉ। क्या लगाएंगे इसके अंदर कि किधर जा रहा है, आगे की साइड जा रहा है, आगे साइड। तो क्या होगा, फॉरवर्ड जो फोर्सेस है वो माइनस बैकवर्ड फोर्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू नेट फोर्स। कि अगर ये सिस्टम क्या है, ये आगे चलता हुआ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके आगे लगने वाला फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू पीछे लगने वाले के। आगे 20 न्यूटन फोर्स लगा, पीछे 15 न्यूटन फोर्स लगा, तो ये 5 न्यूटन से आगे जाएगी। तो 5 कैसे है, सबट्रैक्ट करने से आया। तो क्या लिखोगे इसमें आप कि फॉरवर्ड फोर्स forces minus backward forces
अब फॉल डाउनवर्ड तो नहीं यहाँ पे, इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास कौन सा जो आगे ले जा रहा है वो F है, दिस इज F, माइनस बैकवर्ड फोर्स कौन सा है N और इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाएगा M1 इंटू A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ऐसे ही आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दोगे M2 का बनाए, ये M2 है, इस M2 के ऊपर F नहीं लग रहा, इस M2 पे ओनली क्या लग रहा है N, ओनली N इधर, जिसके कारण इसमें एक्सेलरेशन आया आगे की साइड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इसका कोई बैकवर्ड फोर्स है नहीं, फॉरवर्ड है बस, तो क्या होगा फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू N, बैकवर्ड फोर्स है नहीं मींस 0, इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या होगा इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है m2, एक्सेलरेशन है a, तो आप सीधा कह सकते हो और m इज इक्वल टू m2 इंटू a, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहां कर देता हूं मैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यह आ जाएगा f माइनस n प्लस n इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, m1a प्लस m2a, n से n कैंसिल, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा a, तो जो a कॉमन आएगा तो क्या बचेगा m1 प्लस m2 और इधर क्या बचेगा f, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा f डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन, क्या आ गया एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को उठा के फ्रॉम इन सेकंड में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा n का मतलब कांटेक्ट फोर्स। तो आप पहले तो इसको इतना नोट करें, कर लिया। चलो अब यहां पे हमें n निकालना है, तो क्या आ जाएगा भाई, a की वैल्यू यहां पुट करो, पुट इन सेकेंड, तो n जो आ जाएगा n, दिस इज इक्वल टू m2 इंटू a क्या है f ओवर m1 प्लस m2, दिस इज n। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं याद कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो कितना फोर्स लग रहा था, F फोर्स लग रहा था, कितना मास है टोटल m1 प्लस m2, ठीक है, और n हो जाएगा m2 इंटू F और में m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये तो 2 का था, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, विचार से आ गया वो समझ में। और चलते हैं आगे, क्वेश्चन वही है सभी, कांटेक्ट फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। क्वेश्चन सारे वही हैं। चलो नेक्स्ट, उसके बाद वही एक सरफेस, इस सरफेस पे एक ये लगा दो, एक ये लगा दो, एक ये लगा दो, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3, ठीक है, और एक फोर्स लगा देते हैं ऐसे ये, और इसका सारा सिस्टम इधर एक्सेलरेट होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना आपस में इनका कांटेक्ट फोर्सेस होगा, कैसे फाइंड करेंगे देखिए भाई। तो पहले तो आप इन दोनों के बीच में करोगे, तो इन दोनों के बीच में हम कांटेक्ट फोर्स का नाम दे देंगे N1, और इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स का नाम दे देंगे N2, ठीक है। अब एक एक करके सभी के MBD बना दो। पहले M1 का बना दे, M1 का कितना आएगा, कैसे बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, तो ये हो गया मास M1, M1 पे इधर फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स हो गया F, M1 को M2 जाने से रोक रहा है, इधर क्या लगा रखा है कांटेक्ट फोर्स,
n1, ठीक है। और इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन किधर है, इधर है। इक्वेशन क्या बनेगी जल्दी से बता दे, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। फॉरवर्ड फोर्स कौन सा, बैकवर्ड फोर्स क्या है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो अगर ये इधर जा रहे हैं तो इधर जाने वाले फोर्स में से पीछे वाले को माइनस कर दे, तो इधर जाने वाला कौन सा है, F माइनस पीछे ले जाने वाला N1 इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, M1 इनटू A। फिर बना दें M2 का, तो ये हो गया M2। इसके अंदर क्या क्या फोर्सेस है वो लगा दें। इस M2 को धक्का कौन सा मार रहा है, N1, और उसको जाने से रोक कौन रहा है, M3, तो N2 कॉन्टैक्ट फोर्स। एक्सेलरेशन कहां है, इधर है। इक्वेशन क्या बनेगी, आगे ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, N1, बैकवर्ड फोर्स कौन सा है, N2 इक्वल टू नेट फोर्स क्या आएगा, M2 इंटू A। नंबर सेकंड। ऐसे थर्ड M3 को ओनली फॉरवर्ड फोर्स है, बैकवर्ड तो वो है नहीं। फॉरवर्ड कौन सा है, N2 ओनली बस। और एक्सेलरेशन इसका इधर कितना आ जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, ओनली फॉरवर्ड है, बैकवर्ड तो है नहीं, तो N2 इज इक्वल टू आ जाएगा M3 इंटू A। इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई। अब इन तीन इक्वेशनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा। एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो क्या आ जाएगा, F माइनस N1 फिर प्लस N1 माइनस N2 प्लस N2 इज इक्वल टू M1A, M2A, M3A। तो सभी में A कॉमन ले लें, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 ये आ गया कॉमन। यहां से N1 से N1 कैंसिल, N2 से N2 कैंसिल, तो क्या बचा ओनली F। तो A यहां से कितना आया, A इज इक्वल टू आया F ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3। मैंने बताया था सेम एक्सेलरेशन वही आएगा, दो हो तो नीचे दो आ जाएंगे, मास तीन हो तो तीन आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब आप इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो N2 आ जाएगा, फिर N2 की वैल्यू उठा के यहां पुट करेंगे तो N1 आ जाएगा, ठीक है। तो पुट इन थर्ड, पुट इन थर्ड, तो थर्ड में करोगे तो N2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा M3 इंटू F ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गया N2, इक्वेशन नंबर 5। और इस N2 की वैल्यू उठा के रखोगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो क्या जाएगा N1, तो N1 माइनस N2 क्या है, M3 ओवर F M2 प्लस M3, ठीक है। चलो और इसको इधर ले आऊं तो माइनस M2 इंटू A की वैल्यू क्या है, ये है, तो F ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3, ये सभी वैल्यू रखे हैं इसमें, M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब इसको सारे को सोल्व करें, कितना आएगा इसको नोट करें पहले तरीके से, ये बड़ा सारा कितना है देखो, N1 तो हमें निकालना ही है, तो इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो N1 जो आ जाएगा ये दोनों उधर जाएंगे, तो ये आ जाएगा M3F
अब ये F ये सारा में कॉमन है ही, सारे में कॉमन है ये, तो F ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3 ये तो बाहर कर दें, तो अंदर क्या बचेगा, ये दोनों उधर जा रहे हैं तो M2 और M3, तो अंदर बचेगा M2 प्लस M3 ये बचेगा, दिस इज N1। ठीक है, N2 में अकेला M3 था और जो N1 आया जो पहला था उसको और अपोज किया जा रहा है, क्योंकि उस पहले वाले को तो M1 को M2 भी रोक रहा है और M3 भी रोक रहा है, तो N1 जो आएगा उसमें M2 और M3 आएगा और दूसरे को ओनली बस थर्ड रोक रहा था, इसका मास M3 था तो उसका N2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 का है, मिटा दें। चलो उसके बाद मैं 4 वाले का एफबीडी बना देता हूं, 16 आप खुद करेंगे कि भाई हमारे पास इसमें 4 है, 1 2 3 और 4। ठीक है, सभी का मास M1 M2 M3 एंड M4 और फोर्स चलो मान लो इधर ऐसे लगा रहा है, इसमें ऐसे ऐसे, तो सभी का एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना कांटेक्ट फोर्स होगा वो हमें निकालना है, तो कितना होगा भाई, इनके बीच का N1 निकाल लिख दो, इनके बीच में N2 लिख दो, इनके बीच में N3 लिख दो। ठीक है, क्या बढ़ेगा, एफबीडी एक एक करके बढ़ाते जाएं। तो पहले हम M1 के लिए बना दें, M1 के इधर तो कोई फोर्स है ही नहीं, M1 को इधर धक्का मार रहा है, कौन मार रहा है, M2 मार रहा है, तो इधर ये वाला, तो इस पे ये कांटेक्ट फोर्स है ओनली कौन सा N1 और ये हमारे पास आएगा उसका एक्सेलरेशन। तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ओनली सीधी सी, इधर ले जाने वाले फोर्स में से इधर वाला कोई है ही नहीं, तो यहां जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी N1 इक्वल टू M1A। सेम ऐसे ही M2 का बना दें, M2 पे इधर लग रहा है N1, इधर लग रहा है N1 और M2 पे इधर लग रहा है N2 और एक्सेलरेशन इधर है, तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर वाला फोर्स N2 है, तो N2 में से N1 घटा दे, माइनस कर दे, तो ये आ जाएगा N2 माइनस N1 इज इक्वल टू M2A। सेम ऐसे ही आप बना दो M3 का बना दे, ये हो गया M3 के अपोज करने वाला ये N2 है, इधर धक्का मारने वाला स्पोर्टिव जो फोर्स है वो N3 है, कितना, और एक्सेलरेशन इसका इधर है, क्या आ जाएगा, जिधर एक्सेलरेशन है उस फोर्स में से ये घटा दे, माइनस कर दे, तो N3 अपोजिट वाला N2 और इज इक्वल टू M3A, इक्वेशन 3। ऐसे बना दे M4 का, M4 पे क्या क्या है, M4 पे इधर है F और इधर अपोज कर रहे हैं M3 N3 का, एक्सेलरेशन इधर है, तो जिधर एक्सेलरेशन है वो फोर्स F है, तो यहां पे क्या लिख दोगे, F माइनस N3 और इज इक्वल टू M4 इंटू A, इक्वेशन नंबर 4। ये 4 डायग्राम बन गए, चारों की 4 इक्वेशन होगी। अब एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो चारों को ऐड कर दो, बस ओनली ऐड कर दे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, N1 आ जाएगा, N1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना और A की वैल्यू भी तो N2 आ जाएगा। फिर N2 आ गया, N2 की वैल्यू और A की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो N3 आ जाएगा। फिर N3 की वैल्यू और A की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो बस, और क्या, N3 चाहिए, N1 आ गया, N2 आ गया, N3 आ गया,
तीन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स थे, उनको निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन आपको पता है डायरेक्ट क्या होगा, खुद ही बता सकते हो। एक्सेलरेशन तो आ जाएगा F ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बता देता हूं डायरेक्ट में, और क्या आपको करना है ऐड करके, आप ऐड करें फिर पूरा क्वेश्चन निकालो। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस थे, हॉरिजॉन्टल के थे, वो वर्टिकल रखे थे एक दूसरे के ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, कर लेना नोट इसको। चलो उसके बाद एक लिफ्ट और एक एलिवेटर प्रॉब्लम, लिफ्ट या एलिवेटर एक ही बात होती है, वो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। अपरेंट वेट ऑफ ए मैन, मैन वोमेन कोई भी हो सकता है, इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। या हम इसको सिंपल सा ये भी कर सकते हैं, लिफ्ट और एलिवेटर प्रॉब्लम। क्या है इसके अंदर, मैं आपको थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकली समझाता हूं। जैसे हम किसी भी लिफ्ट में बैठे हैं, ठीक है, लिफ्ट छोड़ो, हम किसी झूले पे बैठे हैं, मान लो लिफ्ट में बैठे हो, क्या बोलते हैं वो अपने आप को नोट कर सकते हैं अपने आप ही, या आप किसी भी एक झूले पे बैठे स्विंग कर रहे हो, तो आप जैसे आप ऊपर जाओगे तो अपने आप में अलग वेट महसूस करते हो, ऊपर से नीचे आते हो तो अलग वेट महसूस करते हो। सेम ऐसे लिफ्ट और एलिवेटर में भी ऐसा ही होता है कि आप ऊपर जाते हो तो अपने आप का वेट को ज्यादा महसूस करते हो कि मेरा शरीर भारी होता जा रहा है, लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे आता हूँ लिफ्ट में तो ऐसा लगता है कि मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है। तो ये क्या है, ये वेट का डिफरेंस हो जाता है। तो जो हमें महसूस हो रहा है, जो महसूस हो रहा है वो अपरेंट होता है। एक्चुअल जो है वो एक्चुअल कब नापा जाता है कि भाई हम लिफ्ट में है, नहीं है, कहीं भी है, हम खड़े हैं किसी जगह पे, यहाँ पे कहीं से एक ग्राउंड पे खड़े हैं और एक वेइंग मशीन है, उस वेइंग मशीन में मैं खड़ा हूं और जो वेइंग मशीन जो वेट दिखा रही है मेरा, वो एक्चुअल वेट कहलाता है। मींस सब कुछ पूरा सिस्टम रेस्ट में हो, तब अगर उसको वेट तोला जाए, नापा जाए, मेजर किया जाए वेइंग मशीन से, तो वो उसका एक्चुअल वेट होता है। लेकिन अगर वो वेइंग मशीन उठा के लिफ्ट में रख दी जाए और लिफ्ट मोशन में है और हम उस वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं और हम उस लिफ्ट में ऊपर और नीचे जा रहे हैं डिफरेंट स्पीड से, ठीक है, तो अब उसको जो मेजरमेंट होगा ना, वेइंग मशीन मेजर करेगी, वो देखना जो आपका एक्चुअल का वेट था, जो आप रेस्ट में मेजर कर रहे थे, उससे डिफरेंट आएगा जब वो लिफ्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, हम मूव करें लिफ्ट के अंदर तो उसमें डिफरेंस आ जाता है वेट में। तो एक्चुअल वेट क्या है, रेस्ट वाला। अपरेंट वेट क्या है, जब हम डिफरेंट स्पीड से ऊपर और नीचे मूव करते हैं, वो अपरेंट वेट होता है जो महसूस करते हैं, तो वो अपरेंट वेट हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे है देखो ध्यान से। तो केस फर्स्ट लेके चलते हैं हम। केस फर्स्ट, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, अगर मान लो लिफ्ट रेस्ट में है, ये लिफ्ट मान लो, ये वेइंग मशीन है जिसपे हम खड़े होंगे, ये हम खड़े हुए इस पे, और यहां पे क्या है, रेस्ट में है, मींस इसका जो एक्सेलरेशन है और जो वेलोसिटी है वो 0 है इस सिस्टम का। तो अब क्या होगा, कौन किसके इक्वल होगा, एक सेकंड बेटा, ठीक है बेटा। तो लिफ्ट यहाँ पे रेस्ट में है, लिफ्ट अगर रेस्ट में होगी तो क्या होगा, इसका जो वेट है, वेट हमेशा कहां होगा, नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा। अगर मैं अलग से बना के दिखाना चाहूं तो यहाँ वेट हमेशा कहां होगा, इसका नीचे। जैसे ये हमारे पास एक कोई भी ब्लॉक या कोई भी आदमी है यहाँ पे, तो उसका जो वेट होगा वो तो नीचे होगा बेटा, उसमें वेट कहाँ है ना, वेट कितना है मान लो
उसका मास है m, तो वेट क्या हो जाएगा mg, उसके अपोजिट उसको क्या मिलेगा रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू r। तो यहां r जो है ना r, वो उसका वेट मेजर कर रहा है, अपरेंट वेट या एक्चुअल वेट वो कितना होगा वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां जो r है वो r किसके इक्वल है mg के एट परसेंट। तो mg दिस इज अपरेंट वेट एंड दिस इज एक्चुअल वेट, तो यहां अपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। इज इक्वल टू एक्चुअल वेट इस केस में जब लिफ्ट रेस्ट में है। केस सेकेंड, इफ लिफ्ट is moving upward or downward, ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, यूनिफॉर्मली विद यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं, विद यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड से, या तो वो ऊपर जा रहा हो या वो नीचे जा रहा हो एक ही स्पीड से, मींस दैट इज v कांस्टेंट। अब v कांस्टेंट होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इस केस में भी एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। तो उसका डायग्राम आप बनाएं, तो उसका डायग्राम आप ऐसे ही बना लेना, ये डायग्राम बना लेना, बस इस डायग्राम आप लिख देना v यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, v क्या है कांस्टेंट, डायग्राम ये बना लेना सेम, v इक्वल टू कांस्टेंट और a इक्वल टू कितना है जीरो। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से अगर आप दिखाना चाहें तो अगर या तो ऊपर या फिर नीचे, तो ये तो हो गया उसका वेट, ये हो गया उसका रिएक्शन। जस्ट एक सेकंड बेटा, बात चलो आ रहा हूं। R1 ये हो गया, आ रहा चलो थोड़ी देर में, R1 हो गया। अब ये एक्सेलरेशन का कितना है जीरो, तो इस केस में भी कितना होगा, इस केस में भी सेम कंडीशन आएगी, इस कंडीशन में भी R1 जो आएगा वो भी किसके इक्वल आएगा mg के। तो अब भी उसका अपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर है, मींस R और R1 ये क्या है एक्चुअल वेट कह सकते हो उसको पूरे को। ठीक है, अब इसको अपरेंट और एक्चुअल एक ही बात मान सकते हो। तो आप देखो ध्यान सुनना, mg जो है ना mg इज द एक्चुअल वेट कह सकते हो आप, mg क्या कह सकते हो एक्चुअल वेट। तो यहाँ mg एक्चुअल वेट है, वो R1 के इक्वल आया। एक सेकेंड, ठीक है बेटा, मैं क्या आपको क्या समझा रहा था कि अगर कोई सिस्टम सारा रेस्ट में होता है तो वहां उसका वो एक्चुअल वेट मेजर करेगा, यानी ये जो अपरेंट वेट मेजर किया गया है या वेट मेजर्ड बाय द वेइंग मशीन, दिस इज इक्वल टू mg। और अब भी वो जो वेइंग मशीन है मींस R1 जो मेजर कर रही है, क्या है वेट मेजर बाय द वेइंग मशीन, वो अब भी कितना है mg। तो अब भी क्या होगा, अपरेंट वेट किसके इक्वल होगा, एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। फिर से लाइन लिख देना नीचे एक और, यही कि अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। ठीक है, अपरेंट वेट का मतलब क्या है, वेट मेजर्ड बाय द वेइंग मशीन। ठीक है, वो किसके इक्वल आ रहा है, अब भी उसी के इक्वल आ रहा है जब वो रेस्ट में था। तो अब लिख देना यहाँ पे अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, इस केस में भी। तो चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो यूनिफॉर्मली ऊपर या नीचे जा रहा हो, दोनों केसेस में अपरेंट वेट एक्चुअल वेट इक्वल होंगे। ठीक है, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या है, केस नंबर थर्ड कि हमारे पास वही इफ लिफ्ट इज मूविंग upward with acceleration a, अगर वो a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो तो अब कितना आएगा, तो भाई वही हमारे पास ये लिफ्ट होगी, लिफ्ट के अंदर ये वेइंग मशीन है, यहां हम खड़े हैं। ठीक है, तो अब ये कितना मेजर करेगा, अब एक्सेलरेट है ऊपर है, ये ऊपर एक्सेलरेशन है, तो
तो आपको मैंने समझाया था कैसे क्या करते हैं हम। तो भाई एक डायग्राम छोटा सा बना के समझा देता हूं मैं कि उसके अंदर जो मास है वो कितना है m, तो उसका वेट का होगा नीचे mg, उसको रिएक्शन कितना मिला r2, उसका एक्सेलरेशन क्या है ऊपर है a, ठीक है। अब कहां जा रहा है ये, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर क्यों जा रहा है फिर वो बताइए ना, ये सिस्टम ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ऊपर का फोर्स नीचे वाले से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो क्या लिखोगे आप उसमें, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, ऐसे लिखोगे ना, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स और इज इक्वल टू नेट फोर्स, इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कौन सा है R2 माइनस डाउनवर्ड फोर्स क्या है mg इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कॉन्सेप्ट वही है जो आपको करवा रहा हूं 2 दिन से। तो यहां से R2 किसके इक्वल आएगा, R2 आ जाएगा mg प्लस ma। तो यहां से R2 आया, m तो आ गया कॉमन, दिस इज इक्वल टू g प्लस a। और ये जो R2 है ये R और R1 से ज्यादा ही है ना, क्योंकि ये mg प्लस a है, वो mg था, इसमें एक a और ऐड हो गया, इसका मतलब ये जो अपरेंट वेट है वो mg से क्या है ज्यादा। mg क्या था एक्चुअल वेट, तो दिस इज, ये कह सकते हैं R2 की जो वैल्यू है पूरी वो mg से ज्यादा है, मींस एक्चुअल वेट से ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हो यहां पे कि अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, मतलब हमें अपना शरीर भारी भारी महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे हमारा वेट बढ़ रहा हो। तो ये जो आएगा अपरेंट वेट वो एक्चुअल वेट से ज्यादा हो। ये था केस नंबर 3, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से, हो गया। चलो उसके बाद केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड, अगर यही लिफ्ट नीचे आ रही हो a एक्सेलरेशन से, तो सेम यही डायग्राम, एक्सेलरेशन ऊपर की बजाय नीचे आ रहा हो, नीचे आ रहा हो इसका मतलब क्या होगा, अब इसका रिएक्शन को मान लेना R2 की बजाय R3, वेट का है नीचे, R3 रिएक्शन मिला ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर की बजाय का है नीचे। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा कहां जा रहा है नीचे, नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है ऊपर वाले से, तो इसमें क्या लिख दोगे आप, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, है ना। तो क्या बना, R3 R4 हो गई, पहला था R1, ठीक है। चलो तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है mg, अपवर्ड फोर्स कौन सा है R3, इक्वल टू नेट फोर्स क्या होगा m इंटू a। R3 निकालना है तो R3 इधर ले जाओ, तो mg माइनस ma इक्वल टू R3। तो जो R3 की वैल्यू आई, m कॉमन आया, g माइनस a बना। अब ये जो हमारे पास R3 है वो m ऑफ g माइनस a है, और जो एक्चुअल वेट था हमारा R वो mg था। तो यहाँ एक तो mg हो और एक mg माइनस a हो, तो g में से कुछ ना कुछ, इस g में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा हो, तो जो R3 होगा वो R से कम आएगा। तो यहाँ कहेंगे अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम है, तो हमें हल्का महसूस होता है अगर हम नीचे आते हैं तो, अपरेंट वेट लेस देन एक्चुअल वेट, अपरेंट वेट लेस देन एक्चुअल वेट, ठीक है बेटा। तो ये हो गया केस नंबर 4, नोट कर लो इसको जल्दी से। नंबर 5, नंबर 5 क्या है, अगर लिफ्ट क्या हो फ्री फॉलिंग हो, इफ लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग का मान लो मतलब क्या है कि ये जो लिफ्ट है ये किसी रस्सी से बंधी होती है, स्ट्रिंग से बंधी होती है, अगर वो स्ट्रिंग कट हो जाए जिसमें हम बैठे हैं और वो लिफ्ट टूट जाए तो क्या होगा,
वो जो क्या होगा वो तो देखा जाएगा, जो होगा वो जो करेगा भगवान करेगा, वो तो सही है। लेकिन फिर भी हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं ना कि क्या होगा, क्या देखते हैं क्या होगा, तो क्या होगा उसमें, मतलब क्या होगा, ऐसे मत करिए, ध्यान से बताया मैंने आपको, समझाया पर्सनली, ठीक है। तो टूट के भी नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगा तो पहले तो केस ले लेता हूं मैं, व्हेन लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, और फ्री फॉलिंग का मतलब है दैट इज उसमें जो एक्सेलरेशन हो वो जी के इक्वल, मतलब वो किसके कारण गिरे नीचे, ग्रेविटी के कारण नीचे गिरे, वो उसको पकड़ के नहीं ला रहा, वो अपने आप गिर रही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। तो ए जो हमारे पास है ये वो किसके इक्वल है, जी के। तो ये तो सेम ही काम करने सारा, ये भी ये सब, लेकिन यहाँ पे ए की बजाय क्या लिखना है, ए की बजाय क्या लिखना है, जी लिखना है। वो ध्यान से ए रहने दो, मैं यहां कर देता हूं जी, ठीक है। पुट ए इक्वल टू जी, पुट ए इक्वल टू जी, तो ये आ जाएगा जी, ये हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास R3 मत करो, उसको R4 कर देना, R4, दिस इज R4, सबका मैंने अलग अलग माना है। तो जो R4 बना वो बना 0, इसका मतलब क्या हुआ, वेट 0, वेट 0 का मतलब वेटलेस, बॉडी बिकम्स वेटलेस। वो वेइंग मशीन कोई क्या नहीं दिखाएगी, रीडिंग नहीं दिखाएगी, आपका वेट 0 दिखाएगी, तो बॉडी बिकम्स वेटलेस। ये कंडीशन बनती है अगर वो फ्री फॉलिंग है, अगर वो टूट के गिर जाए, रस्सी वो जो बंधी हुई लिफ्ट के वो गिर जाए, तो ये कंडीशन बनेगी। और इससे भी बुरी कंडीशन कब बनेगी, आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। एक ये उम्मीद है, दूसरे से उम्मीद, उससे और आगे क्या है कि अगर इफ when lift is free falling या lift is falling मूविंग कर देना, फॉलिंग मत करना, विद A is greater than G, अगर उसको इतना एक्सेलरेशन मिल जाए जो ग्रेविटी से भी ज्यादा हो, ग्रेविटी कितनी होती है 9.8, तो अगर A उससे भी ज्यादा हो तो क्या होगा, नीचे आ रहा है, मान लो नीचे जा रहा है वो। अब ये सब काम हुई, R4 के बजाय R5 कर देना, mg मोशन है ये, A इक्वल टू जी नहीं है, A ग्रेटर देन जी है, लेकिन R है नीचे, ये भी कंडीशन नीचे की होगी भी, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है mg, अपवर्ड फोर्स कौन सा है R5 इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या है ma, ठीक है। तो यहां से R5 निकालोगे तो m कॉमन आ जाएगा G माइनस A बढ़ेगा। अब इस कंडीशन में क्या है कि अगर मान लो इफ A जो है वो G से ज्यादा है, अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा हो जाए, ये वैल्यू इससे ज्यादा हो जाए तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो R5 बिकम्स नेगेटिव, R5 बिकम्स नेगेटिव। और नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज देखो वेट 0 हो गया तो उस केस में अब 0 नहीं है, अब नेगेटिव है, तो नेगेटिव आने का मतलब ये है कि हम जो है ना, जो हम वेइंग मशीन पे खड़े थे, हम अपने आप उठ जाएंगे और जो उसकी सीलिंग है ना, सीलिंग, उस सीलिंग की स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। मैं लिफ्ट फ्रॉम द वेइंग मशीन, ये नोट कर लेना और लिख लेना, ये मैं लिफ्ट फ्रॉम वेइंग मशीन and stick to ceiling of lift। हम उस जो लिफ्ट की सीलिंग है ना, छत, यहां से अपने आप उठ के इसके से पहुंच जाएंगे, इतना तेज उसके अंदर मोशन होगा, इतना ज्यादा उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये थी लिफ्ट प्रॉब्लम जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इवेंट हमने डिस्कस किए, कब बढ़ता है और कब घटता है। ठीक है, तो आप ये करें। आज के लिए सफिशिएंट इतना। थैंक यू, बाय बेटा।